Hello everyone. So this is part 3 of chapter 3 human development, and let's continue with further learning. हम अभी पिछले पार्ट के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है. हमने प्री नेटल पीरियड के बारे में पढ़ा, इन्फेंसी के बारे में पढ़ा, राइट. चाइल्डहुड में पियाजे की थ्योरी के बारे में समझा है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट चाइल्डहुड, देन एडोलेसेंस, देन एडल्टहुड एंड देन ओल्ड एज. तो वी आर गोइंग टू क्विकली कवर. ये थोड़ी सी मतलब उस वीडियो से ज़्यादा ही छोटी होगी थोड़ा, or it can extend. ठीक है, I can't say. Let's start and let's see where our destiny is taking us. So childhood में let's study this stage childhood. In the previous video we learn about development task. Development task क्या होते हैं? So development task, you need to tell me this in the comment section. I've already taught you. Let's start. चाइल्डहुड क्या होता है? चाइल्डहुड के टाइम पे अब हमारी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी. इन्फेंसी में जब हमारी एकदम से जो ग्रोथ बढ़ी थी ना, आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो दैट इट इज़ अ फैंटास्टिक पीरियड वेयर हमारी स्किल्स एकदम से डेवलप होती है. फिजिकल हो, इमोशनल हो, लाइक हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, इट इज़ डेवलपिंग फ्रिक्वेंटली. बट चाइल्डहुड में आने के बाद द डेवलपमेंट स्लोज डाउन अ लिटिल, राइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. So what will happen now? The child will develop physically during this period and he will gain height, weight, etc. In your book you can see this. Underline and highlight it. Now he will learn to walk, run, jump, play, and he is developing, physically. Socially he will, expand his world. Parents, family, friends बनाएगा. The child begins to acquire the concept of good and bad. इस एज में बच्चा क्या करेगा? गुड और बैड को समझने लगेगा. मतलब एक सेंस ऑफ मोरालिटी भी डेवलप होने वाली है इस एज में. अब क्या होता है कि ड्यूरिंग चाइल्डहुड, जब बच्चा चाइल्डहुड के एज में होता है, स्टेज में होता है, ठीक है, तो वो क्या करना चाहता है? ही वॉन्ट टू डू हिज टास्क ऑन हिज ओन. ठीक है, he wants to do the task independently without the guidance of parents, teacher, any of the above. एंड बेसिकली ही सेट्स गोल कि आज मैं ना ये करूँगा. एंड पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस होती है कि कभी ये कुछ गड़बड़ ना कर दे, कुछ ख़राब ना कर दे. तो पेरेंट्स आर ऑलवेज केयरफुल. वो वॉच रखते हैं अपने बच्चों के ऊपर. बट बच्चा क्या करेगा? गोल रखेगा एंड टास्क करने की कोशिश करेगा खुद से. अगर उसको मतलब उसकी मम्मा उसको रोज़ तैयार करके स्कूल भेजती है ना, तो इस एज में बच्चा कहेगा नहीं, मुझे अपने ना शर्ट के बटन खुद बंद करने दो, मुझे खुद मेरी स्पून पकड़ के खाना खाने दो. तो दीज आर द थिंग्स जो उसकी डेवलप होगी, राइट. बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं? व्हाट दे डू इन दिस स्टेज दैट दे ओवर कंट्रोल देयर चाइल्ड. ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, राइट. वो मना करते जाते हैं. बट दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच. लेट द चाइल्ड डू व्हाट ही वांट अंडर योर सुपरविजन. इफ़ देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग उसके अंदर, उसको यू नीड टू गिव हिम द एक्सप्लेनेशन दैट दिस इज़ डेंजरस फॉर यू. इफ़ यू विल डू इट यू विल गेट हार्म. उसको बताओ कैसे होता है. वो थोड़ा थोड़ा समझेगा. बट इफ़ यू विल मेक हिम अंडरस्टैंड कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है, देन प्यार से उसको बताओगे, द चाइल्ड विल ओबे यू. एंड इफ़ इफ़ द चाइल्ड हैज़ डन समथिंग एंड आफ्टर दैट यू आर स्कोल्डिंग, तो वो गलत इंप्रेशन जाएगा. नाउ द चाइल्ड, उसके अंदर क्या होगा कि एक तरह से ना अपने घर में ही वो होती है ना रिवॉल्ट की बात की. नाउ आई विल डू दिस, नाउ आई एम गोइंग टू परफॉर्म दिस स्पेसिफिक एक्टिविटी. तो वो चीज़ें आ जाती है. नाउ इन दिस एज, इन दिस पर्टिकुलर स्टेज, द पेरेंट शुड बी सपोर्टिव and they should help the child to perform the task or the goals that they are planning to do. Or you can give your child कुछ ऐसे टास्क आप दे सकते हो जिसमें वो इंडल्ज हो जाए, लाइक पॉजिटिव टास्क. फॉर एग्जाम्पल, गेट देम अ ड्राइंग बुक जहाँ पे वो बैठेंगे. दे विल क्रिएट समथिंग, दे विल ड्रॉ इट प्रॉपरली. अगर उन्हें नहीं करा है प्रॉपरली, टेल देम कि देखो कितना इनकम्प्लीट लग रहा है, यू शुड कम्प्लीट दिस ना, देन इट विल लुक ब्यूटिफुल, है ना. तो जब उसको पूरा करके लाएंगे, अप्रिशिएट. बट उनको थोड़ा थोड़ा बताओ कि नहीं, यहाँ पे कलर आप ऐसे करो. अप्रिशिएट देम. दिस इज़ व्हाट दे वांट. सो अब फिजिकल डेवलपमेंट की मैंने अभी तो आपको ना स्टार्टिंग में 2 वर्ड्स बताए थे, पिछले लेक्चर में बताए थे. वन इज सेफिलोकॉर्डल एंड अदर वन इज प्रॉक्सिमा डिस्टल. ठीक है, so these are the 2 words. Highlight, and that's why I choose to not make notes, because these are to be done by your book, right.
बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। सेफिलोकोडल इज क्या होती है, देखो थोड़ा समझो। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो पहले उसका सर डेवलप होता है, फिर उसके अदर बॉडी पार्ट डेवलप होते हैं। सिमिलरली फर्स्ट जब बच्चा इन्फेंट था, हिज माइंड वाज डेवलपिंग एंड नाउ हिज फिजिकल बॉडी इज डेवलपिंग। अब उसकी बॉडी वेट गेन कर रही है, लाइक अब लोअर बॉडी उसकी डेवलप हो रही है। तो इन दी चाइल्डहुड इन्फेंसी में द ब्रेन वॉज डेवलपिंग, द हेड वॉज द प्रायोरिटी, बट नाउ द अदर बॉडी पार्ट विल प्रपोर्शनेटली डेवलप। शुरू में ना आप देखते होगे, जो 2 साल का बच्चा है ना, उसका सर बड़ा भारी होता है, शरीर छोटा सा होता है, पर धीरे धीरे वो अपनी बॉडी को बैलेंस कर लेता है। दिस इज सफिलोकॉर्डल डेवलपमेंट, राइट? When there is a proportional develop of the body, in comparison to the head. तो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड सेफिलोकॉर्डल। अच्छा, एक और चीज़ और, जब बच्चे को ना मतलब इन्फेंसी में कभी कभी है ना बच्चे को उल्टा लिटा दिया जाता है, तो बच्चे क्या करेगा, पहले अपना सर उठाता है स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे वो अपनी पूरी बॉडी उठाता है, धीरे धीरे वो चलना सीखता है, बट फर्स्ट ही लिफ्ट हिज हेड। क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द सेफिलोकॉर्डल डेवलपमेंट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड क्या होता है कि पहले बड़े बड़े बॉडी पार्ट को वो यूज़ करना सीखेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही लर्न टू मूव हिज होल हैंड फर्स्ट, देन ही विल लर्न टू यूज हिज फिंगर। बच्चा पहले अपने हाथ को यूज़ करेगा, फिर फिंगर्स को यूज़ करेगा। ओके, लेट्स मूव अहेड। नाउ यू शुड नो कि क्या क्या मतलब हो रहा है उसकी बॉडी में। देखो, ऐसा क्यों होता है कि पहले वो बड़ी मसल्स को यूज़ करते हैं, देन वो एक्सट्रीमली फाइनाइट मसल की तरफ जाता है। वाई दिस इज हैपनिंग? ये ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ मेच्योरिंग नर्वस सिस्टम। जब नर्वस सिस्टम बड़ी मेच्योर होती है ना, तो वो फाइन स्किल्स की तरफ जाती है, सिक्वेंशियल मैनर में डेवलप होती है, राइट? सो यू शुड रिमेंबर, ये अंडरलाइन कर लो, मेच्योरिंग नर्वस सिस्टम यहाँ पे, ठीक है। एंड लेट्स मूव अहेड। बॉडी का फैट डिक्रीज होता है, ब्रेन और हेड जो होते हैं वो रैपिडली ग्रो हो रहे होते हैं स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोपोर्शनेट हो जाती है ना, मतलब बॉडी के अदर पार्ट भी डेवलप होने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं। बच्चा पहले क्या करता है, अपने हाथों को मूव करना सीखता है, फिर पेंसिल चलाना सीखता है, राइट? राइटिंग बाद में इंप्रूव होती है। तो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब है मोटर डेवलपमेंट की बात। तो बच्चा क्या करता है, देखो, एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल। इफ़ यू आर इनटू फुटबॉल, जब आप अपने आर्म लेग का यूज़ करते हो, किक करते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, तो यू आर यूजिंग योर ग्रॉस मोटर स्किल। But when you are doing a painting, when you are doing an art and craft, that is fine motor skill. It requires your fingers and eyes, eye hand का coordination चाहिए, and we call it, just pronounce this word, हाँ, finger dexterity, okay, eye hand coordination। तो मोटर स्किल से फिंगर डेक्सटेरिटी या फिर आई हैंड कोऑर्डिनेशन की तरफ बच्चा जाता है, ओके। चाइल्डहुड में फाइन मोटर स्किल डेवलप होनी शुरू हो जाती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम पहले ही पढ़ चुके थे, राइट? अभी हमने पढ़ा था प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर भी, अभी हमने पढ़ा था ना पियाजे की स्टेजेस, वो ये वही चीज़ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड एबिलिटी टू एक्वायर द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस हुई इन्फेंसी के अंदर। उसके बाद अब चाइल्डहुड में क्या होने बोला है, द चाइल्ड एट दिस स्टेज लाइक द एबिलिटी टू दैट अलाउ हिम और हर टू डू मेंटली व्हाट वाज डन फिजिकली बिफोर। कॉग्निशन डेवलप ऑन अर्ली चाइल्डहुड, फोकस ऑन पियाजे स्टेज ऑफ प्री ऑपरेशनल, अभी हमने पढ़ा था इसको। बच्चे क्या करेगा, एनिमिज्म से सीखेगा, रोल प्ले से सीखेगा। अच्छा, एक और चीज़ और होती है इसके अंदर, द वर्ड इज ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है कि बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। यू कांट कॉल द किड सेल्फिश। उसको लगेगा सिर्फ ये पूरी दुनिया मेरे अराउंड रिवॉल्व करती है ना, मैं, ये दुनिया ने मुझे पैदा नहीं किया, मैं इस दुनिया के लिए पैदा हुआ, इसको उद्धार के लिए। तो दिस इज ईगोसेंट्रिज्म। एंड ये बाद में भी ये कुछ थॉट डेवलप हो जाते हैं कुछ लोगों में, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी का जो माल फंक्शन होता है उससे रिलेटेड होता है। इट्स एक्चुअली अ प्रॉब्लम जो साइकोलॉजिस्ट क्योर करते हैं। सो एट 3 ईयर बच्चे क्या करेगा, होप करेगा, जंप करेगा, रन करेगा। फाइन मोटर स्किल क्या होगी, बिल्डिंग ब्लॉक्स, पिक ऑब्जेक्ट विन 4 फिंगर्स एंड थंब, ठीक है। ये फाइन मोटर से 3 साल में पहले हॉप जंप कर रहा था, अब क्या करेगा, फाइन मोटर में ब्लॉक्स उठाएगा, ऑब्जेक्ट को पकड़ेगा। 4 ईयर में वो क्या करेगा, ऊपर चढ़ जाएगा पेड़ के, राइट, नीचे आ जाएगा, गड्ढे में कूद जाएगा, फिर चढ़ के ऊपर आएगा, और फाइन मोटर में जिग्सो पजल वगैरह करेगा। 5 ईयर के में तो मतलब बच्चा पूरा फिजिकल और ये दोनों एक्टिविटी में माहिर। इट्स द primary responsibility of the parents to provide the children task at this age in order to ensure the safety। मतलब जोक्स अपार्ट,
पेरेंट्स शुड एक्चुअली टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन एट दिस एज फॉर सिक्योरिटी पर्पज। एनिमिज्म हम पढ़ चुके हैं ना, वो सब सोचता है कि सारी ज़िंदगी सारी चीज़ें दुनिया की ज़िंदा है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है ये। इफ़ यू हैवंट सीन दैट वीडियो, वॉच दैट। ठीक है, बच्चे को लगेगा सब जिंदा है उसके आसपास, उसका टॉय जिंदा है, टेडी बियर जिंदा है। ईगो सेंट्रिज्म मैंने अभी भी बताया। चाइल्ड सी द वर्ल्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ देयर ओन सेल्व्स एंड आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। पे लिखा है ना, अंडरलाइन दिस इज इम्पॉर्टेंट। एनिमिज्म इज इम्पॉर्टेंट। उसको लगता है सब जिंदा है, सारे ऑब्जेक्ट जिंदा है। अगर वो रोड पे गिर गया तो रोड को धप करके खड़ा हो जाएगा, उसको लगेगा कि रोड ने मेरे को हर्ट किया। वो मम्मा को कंप्लेन भी करेगा। अब हम तो हंस देते हैं, पर लुक एट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चिल्ड्रन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इंट्यूटिव थॉट्स। इंट्यूटिव थॉट्स क्या होते हैं? हियर द चाइल्ड, उसके ना क्यूरियोसिटी होगी, आएगी टू नो द वर्ल्ड बेटर। ही विल आस्क ये क्या है, वो क्या है, बट ही वॉन्ट एबल टू अंडरस्टैंड ऐसा ये है मतलब क्यों है, वाई का आंसर नहीं आएगा। बट लेटर पीरियड में जब फॉर्म कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आएगी ना, देन यू नो दीज थिंग्स विल रिवर्स। 11 साल के बाद बच्चा ये सब चीज़ें रिवर्स करेगा एंड दैट टाइम आपको समझ आएगा कि वाई ही वॉज डूइंग दिस। 7 साल की उम्र में, सॉरी 7 नहीं, 7 से 11। नाउ अब उसमें सेंट्रिज्म डेवलप होगा। नाउ विल अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड डजंट रिवॉल्व अराउंड हिम, like there are so many people and he is just a small part of the big jigsaw puzzle. He'll try to look the world with this perspective. तो ये क्या होता है? सेंट्रिज्म होते हैं। अभी क्या था कि ईगो सेंट्रिज्म था, ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के अंदर। अच्छा, सेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है कि शुरू में बच्चा ना एक ही चीज़ पे फोकस करता है। मैं सेंट्रिज्म पढ़ रही थी। सेंट्रिज्म अलग है, सेंट्रिज्म अलग है। सेंट्रिज्म इज बेसिकली व्हेन द चाइल्ड फोकस एट वन थिंग एट अ टाइम। वो उसको मल्टीपल चीज़ें समझ नहीं आएगी। स्कूल में बहुत बार ऐसा होता है कि नाउ ना करिकुलम ऑफ द स्कूल इज चेंजिंग। दे आर टीचिंग दिस 7 year old फ्रॉम 2 year to 7 year old किड को मल्टी डायमेंशनल चीज़ें सिखाते हैं। बच्चा एक इतनी चीज़ों पे कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा है। सब्जेक्ट के अंदर इतने सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं उन चीज़ों को। वाई? बिकॉज उसकी मेच्योरेशन की स्टेज ही नहीं आई है। सो दिस इज सेंट्रिज्म एंड ये थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे को पानी पीना है, ठीक है, a child may insist on drinking a big glass of juice, preferring a tall narrow one। ठीक है, अब उसे क्या लगेगा कि बड़े ग्लास में जूस ज़्यादा आता है, टॉल ग्लास में, नैरो वाले में कम आता है। तो उसको अगर ज़्यादा जूस पीना है तो उसको बड़े लंबे ग्लास में दो। तो ये बात है बस यहाँ पे। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आई टॉट यू ऑलरेडी इन माई प्रीवियस वीडियो। रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल, बच्चा अरेंज करने लगता है अपने ऑब्जेक्ट्स को, समझने लगता है, ऑब्जेक्ट को देख के बात करने, मतलब देख के समझ जाता है चीज़ों को। I gave you the example, of water cycle. Now, social emotional development के बारे में बात करते हैं। The social जो emotional development है ना, this is basically self, gender and moral development of the child. During the early year of childhood, some important development उसकी self में होने लगते हैं। इस उम्र में बच्चे क्या करते हैं? सोशलाइज होने की कोशिश करते हैं, वो वर्ल्ड को जानने की कोशिश करते हैं, सही क्या है गलत क्या है। तो एरिक एरिक्सन ने बोला है कि ये जो ये ना सेल्फ इनिशिएटिव की उम्र होती है। मतलब हेयर द चाइल्ड वांट्स टू डू द थिंग्स बाय हिमसेल्फ, ही वांट्स टू इनिशिएट। वो क्या करना चाहता है? वो डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहता है, वो इनिशिएटिव लेना चाहता है। लेकिन जब उसे इनिशिएटिव नहीं लिया जाने देता, तो व्हाट द चाइल्ड विल डू दैट, उसके अंदर क्या आता है? बच्चा गिल्टी फील करने लगता है। तो एग्जाम्पल सुनो। नाउ द चाइल्ड वॉन्ट इज गोइंग टू स्कूल। उसको क्या करना है? उसको अपने बटन बंद करने हैं खुद से, शर्ट के। मदर किसी नहीं डांटने लग जाती है, तब चाइल्ड विल क्राई एंड मदर क्या करेगी? इवेंचुअली उसके सारे बटन बंद कर देगी बिकॉज द चाइल्ड इज गेटिंग लेट। नाउ व्हाट विल हैपन? द चाइल्ड विल हैव सेल्फ गिल्ट। उसको लगेगा शायद मैं कर ही नहीं सकता, ठीक है, ही वॉन्ट्स टू डू। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? लेट द चाइल्ड कम होम and let him give him a try to open the button by himself and ask him कि चलो ट्राई करो बंद करने का ना। नेक्स्ट डे गिव हिम द अपॉर्चुनिटी। उसको बताओ कि वाई मैंने आपको क्यों नहीं करने दिया। द चाइल्ड विल एबल टू अंडरस्टैंड सम एस्पेक्ट ऑफ इट, राइट। तो दिस इज द अप्रोच दैट पेरेंट्स शुड फॉलो। मूविंग अहेड, दैट लाइक फॉर एग्जाम्पल गिविंग फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी फॉर प्ले लाइक साइकिलिंग, रनिंग, स्केटिंग। बच्चों को ये सब एक्टिविटीज़ करानी चाहिए इस एज में, राइट। उनको इनिशिएटिव लेने देना चाहिए ताकि उनको गिल्ट फील ना हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट, ठीक है। और एक और चीज़ और है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये चीज़ पढ़ो।
सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इन अर्ली चाइल्डहुड इज लिमिटेड टू डिफाइनिंग वन सेल्फ. अर्ली चाइल्डहुड में आई टोल्ड यू देयर इज ईगोसेंट्रिज्म. तो अर्ली चाइल्डहुड में इज लिमिटेड टू डिफाइनिंग वन सेल्फ थ्रू फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे मैं टॉल हूँ, आई एम टॉल. शी हैज़ ब्लैक हेयर, आई एम अ गर्ल. सो ड्यूरिंग द मिडल एज और लेटर एज क्या होगा, अब द चाइल्ड इज लाइकली टू डिफाइन वन सेल्फ थ्रू इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स. पहले क्या करेगा, वो अपने बाहरी फीचर्स को अप्रिशिएट करेगा. देखो मैं टॉल हूँ, मैं ये हूँ, ठीक है, आई एम फेयर, look at my hairs, look at my eyes. So these are basically the characteristics of early childhood. But later childhood, the child will say that I feel bad, I feel happy, I don't want to go school because I feel sad, right? वो अपनी feelings को बताएंगे that I am popular, I am intelligent. So these are the things that you will see in the later, stages of childhood. Read it to yourself. This is to be done by yourself, okay? बॉक्स क्यों आते हैं, दिस इज़ टू बी रेड बाय योरसेल्फ. इससे कॉम्प्रीहेंशन स्किल बिल्ड होती है, ठीक है. एंड जस्ट रीड इट, इसको खुद पढ़ना है. एक तरह से एग्जाम्पल है ये, एंड यू विल एबल टू मैच ऑल द थिंग्स दैट यू हैव लर्न. उसको मैच कर पाओगे यहाँ पे. यू विल एबल टू रिलेट इट, एंड उससे योर अंडरस्टैंडिंग विल डेवलप. दैट्स आई एम आस्किंग यू दैट रीड इट. इट्स योर होमवर्क करके आना भाई. ऐसा नहीं होना चाहिए कल मैं पूछूँगी होमवर्क किया या नहीं किया. इफ़ यू हैव डन इट, राइट इन द कमेंट बॉक्स दैट आई हैव डन द होमवर्क. करने के बाद ही मैंने पढ़ लिया. इस वीडियो को पॉज करके भी आप एक बार पढ़ सकते हो, एंड यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल फील रियली हैप्पी इफ़ यू विल डू दी होमवर्क. अदरवाइज इट्स ऑल योर चॉइस. वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल एडल्ट, एंड वी कैन टेक आवर डिसीजन ऑन आवर ओन. कोई है ना. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. चलो अब डॉलेसन शुरू करते हैं. ओके, मोरल डेवलपमेंट के अंदर है ना, द पर्सन नेम इज़ कोहलबर्ग. थोड़ा मैं आपको बताती हूँ. मोरल डेवलपमेंट को है ना, अब खुद ही पढ़ना है आपको. आई एम गोइंग टू टेल यू इन ब्रीफ कि इसमें है क्या. सो देर आर 2 पीपल जिन्होंने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है. एक्चुअली देर आर 3, बट मेनली 2 ही अभी आप सुनो. वन इज़ पियाजे, ठीक है, एंड अनदर वन इज़ लॉरेंस कॉलबर्ग. लॉरेंस कॉलबर्ग ने क्या बोला है मोरल डेवलपमेंट को लेके. फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज़ to tell what is right and wrong. It's moral development. If somebody has done some act and you are saying that this was wrong, so you are this is your moral response. आपने morally response किया है. If you are not able to guide your action, अगर आप अपने action को guide नहीं कर पा रहे हो कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, तो maybe somewhere you are morally lacking. और आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी अपने एक टाइम पे आके. you need to decide what is wrong and what is right. राइट. इसके लिए क्या करते हैं बच्चे, डायरी लिखते हैं. टेक अ डायरी, टेक हाफ आवर और समथिंग अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए. राइट व्हाट यू थिंक रॉन्ग, राइट व्हाट यू थिंक इज राइट अकॉर्डिंग टू यू, एंड उसको एनालाइज करो. दिस इज़ अ रियली जेन्युइनली बहुत अच्छी एक्टिविटी है दैट पीपल एट ऑल एज शुड डू दिस. रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखना, डायरी लिखना, राइट. तो बेसिकली लॉरेंस कॉलबर्ग ने बोला कि 3 स्टेजेस होती है. एक होता है प्री कन्वेंशनल मतलब जब आप सोसाइटी से इंटरेक्ट नहीं करते, जब अपने घर पे हो आप. एट दिस स्टेज आपको क्या बोला जाएगा कि इफ़ मदर आपको पनिश कर रही है, यू विल थिंक दैट इज़ रॉन्ग. इफ़ मदर आपको अप्रिशिएट कर रही है, दैट इज़ राइट. तो बेसिकली है ना, एक हाइंस का एक एग्जाम्पल है. द स्टोरी इज़ लाइक दिस. एक बार है ना, हाइंस ने क्या किया, उसकी वाइफ बहुत बीमार थी. कोई भी मेडिसिन उसे ठीक नहीं कर सकती थी. शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ. सम डे एक केमिस्ट ने क्या किया, ही डेवलप अ ड्रग, और डॉक्टर ने बताया कि सिर्फ एक ड्रग है, सिर्फ यही तुम्हारी वाइफ को बचा सकती है. ही वॉज एंथुसियास्टिक. वो गया केमिस्ट के पास और उसने बोला कि आई नीड दिस ड्रग, आई पे यू लेटर. बट उसने पूरी अपनी लाइफ लगा के वो दवाई बनाई थी, एंड वो बहुत ज़्यादा महंगी थी. करोड़ लगा लो आज के टाइम की, इतनी महंगी. तो हेंस ने क्या किया कि बेसिकली उसने शीशा तोड़ के वो दवाई ले आया और अपनी वाइफ को उसने बचा लिया, ठीक है. और उसको जो हिंग्स था, अब उसके बारे में ये डायलेमा, इसको हिंस डायलेमा कहते हैं, ये सबको सुनाया गया अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को. तो प्री कन्वेंशनल में बच्चों को सुनाया गया और उनसे पूछा गया कि क्या उसने सही किया या गलत किया.
तो जब बच्चों से पूछा गया तो कुछ ने बोला कि देखो अब उसको पुलिस पकड़ लेगी, उसको पनिशमेंट मिलेगी, तो हिंस ने गलत किया। कुछ बच्चों ने बोला कि नहीं, उसकी उसकी जो वाइफ है, शी विल अप्रिशिएट हिम, शी विल गिव हिम अ हग आफ्टर आफ्टर हर लाइफ इज बीन, आफ्टर ऑल हर लाइफ हैज़ बीन सेव्ड बाय हिम, सो दिस इज़ अ गुड राइट। इन्फेंट से पूछा गया, बट बाकी उन लोगों से पूछा कि सोशली रॉन्ग किया है, कन्वेंशनल वालों से, कि उसने सोशली रॉन्ग किया है। लोग क्या करते हैं, जो चोरी करते हैं उसको पनिशमेंट देते हैं, रॉन्ग किया है। कुछ लोग कहेंगे नहीं, बेसिकली उसने ज़िंदगी बचाई है, तो ज़िंदगी बचाना बहुत बड़ी बात सोसाइटी में मानी जाती है, तो ही हैज़ डन राइट। सो हर एज के अंदर हर स्टेजेस पे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल पे ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इससे क्या हुआ, इससे ही टोल्ड लोरेल कॉन्ब्रिक्स ने क्या किया, मोरल उसके बारे में बताया। बट एक प्रॉब्लम थी कि उसने जितने भी सब्जेक्ट लिए थे ना, वो सारे मेल थे। फिर देयर वाज ऑफ वन फीमेल, एंड आई विल टेल यू अबाउट इन द लेटर चैप्टर। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जेंडर इक्वल रख के सेम स्टेज दी थी। सो इफ़ यू विल रीड दिस नाउ यू विल अंडरस्टैंड। ये बहुत आसान हो गया पढ़ना। नाउ लेट्स मूव टू अडोलेसेंस, ठीक है। ओके चलो फिर लेट्स स्टडी अहेड। नाउ लेट्स रीड अबाउट एडोलेसेंस। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन, ठीक है। तो एडोलेसेंस वर्ड जो है एक लैटिन भाषा से आया है, जिसका मतलब है टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी। इसका मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन पीरियड चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एडोलेसेंस। जब आप बचपन से एडल्ट बनने के बीच के फेज में होते हैं, दैट इज एडोलेसेंस। So this transition period basically begins with the onset of puberty. Puberty क्या होता है, when you are moving toward a mature phase in your life. So biologically and psychologically rapid change होता है body में. We are very much psychologically disturbed at this time. So this is all, and I am sure that you already know this, but how what we are going to learn in psychology, we're going to learn and jump into the detailed characteristics. This all you have read in your biology and in your physical education class. प्राइमरीली जो होते हैं, क्या क्या आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, राइट, और सेकेंडरी चेंजेस क्या होते हैं। तो प्राइमरी चेंज तो यू ऑल नो, राइट। सेकेंडरी चेंजेस ऑल्सो कि आपकी हेयर वॉइस चेंज हो जाती है, बॉडी शेप चेंज हो जाती है, ओके। एंड देयर इज़ बॉडीली चेंजेस। जेनेटिकली क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट आपका चेंज होता है। लाइक ग्रोथ पर होती है 12 से 13 ईयर में, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्विन रीच मेन आर क्लोजर इन टाइम, गर्ल्स इन एफ्लुएंट फैमिलीज अर्लियर, ठीक है। हिस्टोरिकल ट्रेंड जो है वो डिक्लाइन होता है, वो दिखा हुआ है इसके अंदर कि एज है ना कम होती जा रही है। फॉर दिस you know that this is very easy. I think that you can read this from your book and nothing has to be taught so far in this. Let's move ahead about the identity formation जो आपको साइकोलॉजी में अलग से आपको पढ़ना होता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। एडोलेसेंस में क्या प्राइमरी टास्क क्या होता है हमारा, दैट देखो, द चाइल्ड बेसिकली हैज़ ऑब्जर्व्ड हिज और हर पेरेंट्स, and now the child will try to establish identity separate from the parent. अभी तक क्या होता था, बच्चे को उसके पेरेंट्स की आइडेंटिटी से जाना जाता था, ठीक है। बट अब क्या होगा, धीरे धीरे इस एज में आके चाइल्ड और पेरेंट्स की आइडेंटिटी डीकपल होगी, एंड द चाइल्ड विल बी इन क्राइसिस। ही वांट्स हिज ओन आइडेंटिटी इन द सोसाइटी, कि उसे उससे जाना जाए, ना कि उसके पेरेंट्स की वजह से। नाउ देयर विल बी डिटैचमेंट प्रोसेस। बच्चा क्या होगा, धीरे धीरे अपने पेरेंट्स से डिटैच होना शुरू होगा। आइडेंटिटी कन्फ्यूजन होगा। तो इस स्टेज में एरिक्सन के अकॉर्डिंग, देखो अभी हमने एरिक्सन की स्टेजेस पढ़ी है। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड में हमने पढ़ा था ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, राइट। फिर हमने क्या पढ़ा था, सॉरी, इन्फेंसी में वी रेड ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, राइट। इन्फेंसी में देयर विल बी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। Then in childhood we learn that there is self-initiation versus guilt, right? Now you can see that there was identity formation versus role confusion. Adolescence में what is identity formation versus role confusion. So in this age, the child needs to discover what
he or she is good in. अगर वो ये चीज़ डेवलप कर लेता है तो ही डेवलप हिज और he or she will develop his or her identity that I am good in this particular thing, this is my identity. But अगर वो बच्चा उस चीज़ को adolescence में ये अपनी आइडेंटिटी डेवलप नहीं कर पाता तो देयर विल बी अ रोल कन्फ्यूजन मतलब ही विल नेवर एबल टू अंडरस्टैंड कि वो किस चीज़ में अच्छा है. वो एक तरह से ना एक लूप में फंस जाएगा वेयर ही देयर विल बी अ इंटरनल फाइट एंड इसकी वजह से क्या होता है प्रॉब्लम हो जाएगी. बट आफ्टर दैट जब बच्चा निकलता है इस चीज़ से तो उसको कहते हैं वर्च्यू. एंड वो क्या करेगा वो एक रोल मॉडल बनाएगा एंड वो क्या करेगा उस चीज़ से बाहर निकलेगा. ही विल फॉर्म अ स्ट्रॉन्गर आइडेंटिटी व्हेन द पर्सन विल कम आउट ऑफ इट. So this is the theory given by Erik Erikson that the person will either remain in isolation, that is role confusion, or lose his identity, or he will form his identity. Now conflict and fluctuations. The adolescent wants independence. वो खुद से करना चाहता है. But he is also afraid of doing that independently, right? तो fluctuation है, confidence भी है और insecurity भी है. तो that's why पेरेंट्स को भी बड़ी दिक्कत होती है इस एज में, इस टाइम पे. फिर और क्या होता है कि बच्चे का कल्चरल बैकग्राउंड काफ़ी बार दिक्कत क्रिएट कर देते हैं. मेनली तो इफ़ द चाइल्ड वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम हिज और हर कल्चर देन देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. इसकी वजह से भी देयर साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, राइट. फैमिली के साथ उसके रिलेशनशिप भी ख़राब हो जाते हैं बिकॉज नाउ कभी कभी क्या होता है रोल कन्फ्यूजन की वजह से द चाइल्ड वांट्स टू स्पेंड सम टाइम अलोन. वो अकेला बैठ के सोचना चाहता है अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, समझना चाहता है इन चीज़ों को. So what will happen that the child will take time, but the parents will not understand. पेरेंट्स और चाइल्ड क्या करेंगे, कम टाइम स्पेंड करना चाहते होंगे, ठीक है. पेरेंट्स विल इंटरफेयर करेंगे तो चाइल्ड को गुस्सा आ जाएगा, एडोलेसेंस को, राइट. पर ये चीज़ भी अच्छी नहीं है, गुस्सा करना भी ज़रूरी नहीं है. एक्चुअली यू शुड डिस्कस विद योर पेरेंट्स अबाउट दिस. बट आप समझ नहीं पाते इस एज में, तो दिस इज़ क्वाइट इट हैपन्स विद लॉट ऑफ पीपल. देन व्हाट विल हैपन दैट पियर्स जो होते हैं उनके साथ आपको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाते हैं बिकॉज यू एंड योर पियर ग्रुप आर इन द सिमिलर सिचुएशन. यू ऑल आर फाइंडिंग योर रोल इन द सोसाइटी. आपको सबको रिस्पेक्ट चाहिए इस टाइम पे. सो यू विल फॉर्म अ सोशल बॉन्ड. यू विल स्टार्ट डेवलपिंग सोशल स्किल. यू विल स्टार्ट डेवलपिंग द आर्ट ऑफ स्पीकिंग लाई. ओके. देन देयर इज दिस ड्यूअल फोर्स. ड्यूअल फोर्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का मतलब व्हाट इज दिस. थोड़ा यहाँ पे अपनी बुक्स के अंदर आओ, ठीक है. एंड यहाँ पे देखो दिस पेज, रीड फ्रॉम दिस सेक्शन एक बार यहाँ से. द फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर. द कल्चरल बैकग्राउंड, फैमिली, सोसाइटी, ठीक है. ये सब चीज़ें क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है उसकी आइडेंटिटी को डेवलप करने के लिए. द स्टेटस, ठीक है, ऑफ ऑल प्रिवेल अपॉन द एडोलेसेंट. सर्च फॉर द प्लेस इन द सोसाइटी. वो अपने सोसाइटी अपनी जगह ढूंढते हैं. फैमिली रिलेशन बिकम लेस इंपॉर्टेंट एज द एडोलेसेंट स्पेंड मोर टाइम आउटसाइड the home and develop a strong need for peer support and acceptance. So increase interaction with the peers. The peers and the parents are the dual forces having a major influence on the adolescents. At time conflicting situation with parents lead to increase in identification with peers. ठीक है. कभी कभी क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है पेरेंट्स के साथ और फिर वो क्या करते हैं अपने आप को क्योंकि अपने दोस्तों से रिलेट करने लगते हैं. बट जनरली पेरेंट्स एंड पियर्स सर्व कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. दैट्स वाई मेकिंग यू रीड दिस कि यू थिंक दैट पियर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट. बहुत बार है ना सोसाइटी में, मतलब मैंने ऐसी ऐसी वीडियोज़ भी देखी है दैट मदर इज़ फॉर्मिंग अ डिफरेंट अकाउंट टू टॉक टू हिज चाइल्ड हु इज़ इन एडोलेसेंस जस्ट टू डिक्रीज द कम्युनिकेशन गैप, जस्ट टू अंडरस्टैंड. तो पेरेंट्स आर क्वाइट सपोर्टिव एंड वी डोंट अंडरस्टैंड, वी डोंट अप्रिशिएट दैट. सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है पेरेंट्स और पीयर दोनों का. यू शुड डिस्कस योर पीयर्स विद योर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स शुड बी कोऑपरेटिव कि वो उस चीज़ को समझे. अगर वो नहीं समझेंगे तो चाइल्ड विल नॉट ओपन अप, ही विल नॉट डिस्कस द थिंग्स एंड चाइल्ड को क्या होगी, ही विल फेस प्रॉब्लम इन हिज लाइफ. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ हार्डली अ कल्चर ऑफ आवर इंडियन सोसाइटी बट शुड बी डेवलप्ड. मूविंग अहेड, वोकेशनल कमिटमेंट्स भी होती है. बच्चा क्या करता है, फ्यूचर के बारे में टेंशन लेता है, कौन सी जॉब चाहिए,
रियलिस्टिक गोल को अचीव करने की कोशिश करता है, अचीवेबल गोल को उसको अचीव करना चाहिए। देखो कभी कभी क्या होता है, हम ऐसे गोल बना लेते हैं अपनी लाइफ के जो कि बहुत हार्ड टू अचीव है। फॉर एग्जाम्पल सम चिल्ड्रन थिंक आई बी अ बिलियनर एंड ऑल द पीपल सोसाइटी विल रिस्पेक्ट मी, ठीक है, और अपने आप को मतलब सुपर ह्यूमन सुपर हीरो टाइप का फीलिंग लेने लगता है। बट दिस इज़ एक्चुअली प्रॉब्लम है। एक होता है कि गोल विच आर इन योर रीच, सम गोल्स आर आउटसाइड योर रीच, एंड व्हेन यू आर एमिंग फॉर सच गोल योर लाइफ बिकम डिफिकल्ट। तो व्हाट शुड बी द अप्रोच? अपने आसपास ऐसे गोल देखो विच यू कैन अचीव इजीली, यू कैन achieve them and move ahead. So in this manner you will have a progressive graph in your life. But if you will create certain goals which are out of your reach, जैसे मुझे प्रधानमंत्री बनना है देश का, this is something you will never able to do, and when you will not able to achieve it, so what will happen that एक नेगेटिव लूप में चले जाओगे, there will be demotivation. So achieve what is in your reach and move ahead. This is the approach. इसीलिए वोकेशनल कमिटमेंट्स के लिए देयर इज़ अ नीड ऑफ काउंसलर इन द स्कूल। मोस्ट ऑफ द स्कूल डजेंट हैव काउंसलर, बट अभी ये क्या कर दिया है, कंपलसरी भी हो गया और रखने भी लगे हैं। दैट इज़ वाई दैट इज़ द रोल ऑफ अ काउंसलर। एंड अपने बच्चों को ऐसी जगह पे लेके जाओ जहाँ पे काउंसलर हो, अगर स्कूल में काउंसलिंग नहीं हो रही है तो दिस इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, बाय द वे आई ऑल्सो डू करियर काउंसलिंग. If you want, do me a mail in my mail ID that is given in my this YouTube channel description. My fees is 500 rupees per person. Okay, I can help your child with this. Moving ahead, चलो अब आगे बढ़ते हैं. Now thoughts, more abstract, logical और idealistic development होती है. अब देखो, there will be development, cognitive development, developmental changes. Let's understand this. नाउ अभी हमने क्या पढ़ा था, वी रेड इन द पियाजे स्टेज दैट देयर आर 4 स्टेजेस: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल. ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था. फॉर्मल ऑपरेशनल के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हाइपोथेटिकल रीजनिंग होती है ना, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग करता है बच्चा इस एज में. तो नाउ अंडरस्टैंड कि पहले क्या हो रहा था कि व्हेन हम बच्चे को फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया वीडियो के थ्रू या फिर पिक्चर के थ्रू दिखाते थे, देन ओनली ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड. बट नाउ द चाइल्ड विल एबल टू इमेजिन, इमेजिनेशन में प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा. तो दिस इज द फीचर ऑफ द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, एंड दिस इज हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग. देखो एक एग्जाम्पल से समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, कैसे भी जा सकते हो, पैदल, बस में, पेरेंट्स के साथ. एंड अब वहाँ पे जाते हो एंड आपको क्या दिखता है कि आज पीटी टीचर नहीं आए, सो आज एक्सरसाइज नहीं होने वाली है. पीटी टीचर नहीं आए, फिर आप क्या करोगे, अब रीज़न आउट करने लगोगे कि मे बी उनकी तबीयत ख़राब हो गई होगी, ठीक है, मे बी मतलब आज उनको कहीं जाना होगा. द नेक्स्ट डे व्हेन द पीटी टीचर विल कम एंड इफ़ यू हैव पीरियड, और जब आप जाओगे तो यू विल लास्ट कि आप क्यों नहीं आए. एंड अगर आपको पता चला होगा कि तबीयत ख़राब थी और आपकी रीजनिंग सही निकल गई, तो दिस इज़ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, जो इसी स्टेज में डेवलप होती है. ठीक है, एक होता है इंडक्टिव थिंकिंग, एक होता है डिडक्टिव थिंकिंग. इंडक्टिव का मतलब क्या, आप स्टेटमेंट देते हो फिर उसके एग्जाम्पल देते हो. डिडक्टिव का मतलब क्या, आप एग्जाम्पल्स को देख के उसका कंक्लूजन निकालते हो. तो यहाँ पे आपने एग्जाम्पल देखा कि बहुत बार टीचर स्कूल्स क्यों नहीं आते, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो सडनली लीव ले लेते हैं, और अगर उन्हें कहीं जाना होता तो पहले से बच्चों को बताते हैं या फिर कोई सब्सटीट्यूट लग जाता है उस दिन, राइट. सो यू आर यूजिंग दिस डिडक्टिव रीजनिंग, और आप क्या कर रहे हो, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कर रहे हो इस स्टेज में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, राइट. सो मॉरल रीजनिंग आप करने लगते हो, सोशल रूल्स को क्वेश्चन करने लगते हो, राइट, इस स्टेज के अंदर. फॉर एग्जांपल, अगर आपको सोसाइटी में दिख रहा है कि सोसाइटी में कुछ रूल है बट दैट इज़ मॉरली रॉन्ग, आपको लगता है कोई रीज़न ही नहीं है इसका, सो यू विल थिंक कि अगर ये सेंस नहीं बनाता तो ये रूल गलत है, इस रूल को ही चेंज हो जाना चाहिए. इस तरह की थिंकिंग आने लगती है सही और गलत को लेके. तो मोरल रीजनिंग आपकी डेवलप होती है. आप फ्लेक्सिबल सोशल रूल चाहते हो, ठीक है, आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हो, पर्सनल मोरल कोड लेके आते हो कि मेरे अकॉर्डिंग मोरालिटी इस चीज़ में, एंड यू विल फॉलो दैट. नाउ क्या होता है एडोलेसेंस में ना, एक है ना एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म होता है. दिस इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. व्हाट इज दिस? देखो, एक होता है सेल्फ कॉन्शियस,
सेल्फ कॉन्शियस इज व्हेन योर इनर वॉइस इज टेलिंग यू दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग. अब क्या होता है कि एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म में क्या होता है, बच्चा क्या करता है, एक है ना इमेजिनरी ऑडियंस बना लेता है. मतलब कि वो अपने माइंड में ये सोचता है कि आई विल एंटर द क्लास, ठीक है, मैं 2 दिन से एब्सेंट था, एवरी वन विल वॉच मी, एवरी वन विल आस्क मी वे क्यों नहीं आया था, तो कल क्यों नहीं आई थी कल, राइट. आप जाके बैठ जाओगे एंड दे आर मेकिंग अ सर्कल अराउंड यू एंड देन यू आर डिस्क्राइबिंग द स्टोरी, कल मैं ऐसे गया था, वहाँ गया था, एंड दे विल योर फ्रेंड्स विल बी हैप्पी एंड दोज पीपल हु डिसलाइक यू विल बी क्वाइट जेलस ऑफ यू. तो ये क्या है, ये आपने क्या कर लिया, इमेजिनरी ऑडियंस बना लिया, ऐसा कुछ होता नहीं है. अब प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे एडोलेसेंट्स इस स्टेज में, इस सिचुएशन में ट्रैप हो जाते हैं अपनी लाइफ के लिए. एंड दिस इज़ प्रॉब्लमेटिक फॉर द होल लाइफ. दे थिंक दैट उनके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है, लाइक दे आर द पीपल आर थिंकिंग अबाउट हिम, द पीपल आर आर डूइंग गॉसिप्स अबाउट हिम, बट एक्चुअली में नहीं हो रही है ये चीज़ें, राइट. सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इमेजिनरी ऑडियंस. एंड हाउ यू कैन कम आउट ऑफ इट, एक्सेप्ट द रियलिटी, इंटरेक्ट विद द रियलिटी एंड टेल योर सेल्फ कि नहीं हो रहा है ये सब, ठीक है, दिस इज़ द ओनली वे. पर्सनल फेबल्स क्या होता है कि यूनिक, मतलब अपनी खुद की फैंटेसी बना लेते हैं. अपनी खुद की फैंटेसी मतलब है खुद की लाइफ की, मैं हीरो हूँ, ये हूँ. तो दिस इज़ ऑल्सो एक है ना नार्सिसिस्टिक बिहेवियर होता है. नार्सिसिज्म क्या होता है कि व्हेन द पर्सन इज़ टू मच इंडल्ज विद हिमसेल्फ, अपने आप को बेहिसाब प्यार करना. तो एक कहानी है, लेट्स हेयर दैट स्टोरी वंस. सो देयर वॉज दिस पर्सन, ठीक है, एंड बहुत मतलब बहुत पहले की एक ग्रीक कहानी है, ठीक है. तो उसका नाम कुछ इसी तरह का था, नार्सिसिस्ट करके, ठीक है. तो बेसिकली ही वॉज वेरी ब्यूटिफुल, ही वॉज अ सन ऑफ गॉड एंड ही वॉज वेरी ब्यूटिफुल ऑन द अर्थ. ही यूज टू गेट मल्टीपल प्रपोजल फ्रॉम मल्टीपल वुमेन जो उसको अप्रोच करती थी, बट ही वॉज टू मच, ही हैज़ टू मच ईगो. वो अपने बारे में बात करता था, अपने बारे में सोचता था कि मैं कितना सुंदर हूँ. तो एक बार क्या हुआ कि देयर वॉज अ गर्ल, ठीक है, जिसको श्राप मिला था. हर नेम वॉज एको. एंड जो भी उसको ये बोला गया था कि तू जो भी बोल, तू अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल पाएगी, जो भी इंसान तेरे सामने खड़ा है जो वो बोलेगा, तो जब तू बस उसको रिपीट कर पाएगी, तो उसको एको कर पाएगी, ठीक है. तो पहली बार जब वो उससे मिली नार्सिसिस से, तो फिर शी टोल्ड हिम कि बातों मतलब इशारों से उससे मिलने की कोशिश करी, बट वो इतनी शर्मा रही थी कि वो मिल ही नहीं पाई, ठीक है. तो फिर वो बोलता है कि तुम कौन हो, ठीक है. तो फिर वो बोलती है तुम कौन हो, है ना. तो ऐसे करके वो बातें करती है एंड सडनली वो लड़का क्या करता है, उसकी बेइज्जती मार देता है और वो भाग जाती है. तो भाग जाती तो वो क्या करती है कि जो रिवेंज की देवी होती है तो उसके पास जाती है एंड वहाँ पे वो एको बोलती है कि इसने तो मेरे साथ ऐसे ऐसे किया. एंड देन क्या होता है कि द रिवेंज की जो गॉड होती है वो दुखी हो जाती है एको की सिचुएशन को सुन के, दैट शी इज़ क्राइंग. तो वो क्या करती है, पॉन्ड क्रिएट कर देती है जहाँ पे जो ये नार्सिसिस्ट नाम का पर्सन था, ही सीज इज रिफ्लेक्शन, और वो अपने आप से ही मतलब प्यार कर लेता है. उसको खुद, वो अपने आप को खुद इतना पसंद करता है, तो वो क्या करता है, वो अपने आप को प्रपोज, उसने पहली बार मिरर देखा होता है, तो इससे पहले उसने कभी मिरर नहीं देखा, इतना शाइनी वाटर, उसको लगता है कि कौन है इतना सुंदर इंसान, ठीक है. तो उसको वो अप्रोच करता है और वहाँ पे एको बैठी होती है. तो जैसे वो बोलता है कि तुम कौन हो, तो वहाँ से पॉन्ड से आवाज़ आती है तुम कौन हो. फिर वो लड़का बोलता है कि देखो कि आई आई लाइक यू करके, कि और वहाँ से भी दूसरी तरफ से भी आवाज़ आती है, ठीक है. फिर वो कहता है कि मैं अपनी जान दे दूंगा, एंड दूसरी तरफ से भी आती है एंड अल्टीमेटली ही किल हिमसेल्फ. सो फ्रॉम दिस स्टोरी, ये वर्ड जो है नार्सिसिस्टिक, ये निकल के आया है फ्रॉम दिस स्टोरी व्हेन द पर्सन इज टू मच इंडल्ज विद हिमसेल्फ और हर सेल्फ. तो ये स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट अलग है, ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ना, बट ये वर्ड की स्टोरी है कि साइकोलॉजी में ये वर्ड नार्सिसिस्टिक कैसे आया. सो कभी कभी इमेजिनरी ऑडियंस और ये जो पर्सनल फेबल्स होते हैं ना, ये पर्सन को अपने अपने खुद के साथ ट्रैप कर देते हैं. दे डू नॉट सी अदर पीपल अराउंड देमसेल्फ. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम. नाउ मूविंग अहेड, आई होप दैट आपको समझ आया होगा एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म, इमेजिनरी ऑडियंस एंड पर्सनल फेबल. एंड imaginary audience is self occupancy with the self and personal fable is to live in the fantasy. Moving ahead, now let's hear about the major concern. I hope that you all are aware about it. तो मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है ना. सब्सटेंस अब्यूज, दैट देयर इज़ स्मोकिंग, ड्रग, अल्कोहल, पीयर प्रेशर होता है, ठीक है. कभी कभी जो रॉन्ग हैबिट में बच्चे फंस जाते हैं.
तो इट्स योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इफ कोई ऐसा बच्चा है तो यू गाइड हिम और हर, और या फिर किसी के बड़े के साथ डिस्कस करो, सो दैट यू कैन ब्रिंग बैक हिम और हर ऑन अ प्रॉपर पाथ। और अपने आप को भी यू शुड कंट्रोल, बिकॉज दीज थिंग्स इवेंचुअली आपको अच्छी लगती है, बट बाद में क्या होता है कि देर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, लोग छोड़ नहीं पाते इन चीज़ों को, जैसे हेल्थ इशू। डेलिकेंट बिहेवियर क्या होता है, रिमेंबर मैंने आपको पहले कहा ना, एक पेरेंटिंग बताई थी, दैट इज ऑथोरिटेरियन। आप पुराने लेक्चर अगर देख रहे होगे तो यू मस्ट बी नोइंग ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग क्या होती है, रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, राइट, डिमांडिंगनेस क्या होती है। तो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में क्या होता है, द पेरेंट्स आर टू मच डिमांडिंग, बहुत कम रिस्पॉन्स करते हैं, बिकॉज ऑफ विच द पर्सन फील सफोकेटिंग, एंड वो क्या कहते हैं, क्रिमिनल टाइप बिहेवियर है ना शो करने लग जाता है, सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर शो करने लग जाता है, क्राइम कर देता है, जुवेनाइल बन जाता है ऐसा बच्चा। तो दिस इज़ दिस शुड नॉट बी डन। पेरेंट्स को जितने वो रिस्पॉन्सिव हैं उतने ही डिमांडिंग होना चाहिए, ठीक है। एक एक बार रिस्पॉन्सिव ज़्यादा हो तो चलेगा, मतलब बच्चों की सारे डिमांड फुलफिल करे वो चलेगा, बट द पेरेंट शुड नॉट बी ओवरली डिमांडिंग कि जो मैं चाहता हूँ वही करो। तो दे हेयर द प्रॉब्लम विल कम अप, द चाइल्ड विल बिकम अ रिबल। सो नाउ स्टीलिंग बिहेवियर वो करेगा, चोरी करने लग सकता है या फिर बलगरी करने लग सकता है, ठीक है। और पेरेंट्स कम सपोर्ट करते हैं, इनअप्रोप्रिएट डिसिप्लिन होता है इन बच्चों का, मतलब धीट बन जाते हैं ये एक टाइम के बाद। तो ऐसे चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, दिस इज़ ऑन द पेरेंट्स पार्ट, एंड द चाइल्ड शुड ऑल्सो टॉक टू देयर पेरेंट्स अबाउट देयर नीड्स इस टाइम पे, जो यूजुअली नहीं होता, और यू कैन आस्क द काउंसलर टू कन्वे योर नीड। तो दीज आर द टू वेज। सब्सटेंस अब्यूज से दूर रहना चाहिए, एंड देयर इज दिस ईटिंग डिसऑर्डर कि वी आर ओवरली कॉन्शियस, मेनली द फीमेल, अबाउट देयर बॉडी, कि एकदम से फैट बढ़ रहा है, सेल्फ ऑब्सेशन हो रहा है, लाइक ये अभी हमने पढ़ा था ना, इमेजिनरी ऑडियंस इन पर्सनल फेवर, ये इसी वजह से मेनली होता है। तो एक तो होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, मतलब व्हेन यू प्रेफर थिननेस, ठीक है, आप भूखे रह रहे कि यू आर डिक्रीजिंग योर वेट, ठीक है। तो बुलिमिया व्हेन यू बेसिकली प्यूक वट एवर यू हैव इटन, आप प्यूक कर देते हो। तो दिस वॉज ऑल अबाउट एडोलेसेंस। लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडल्टहुड। Okay, let's move ahead with what is adulthood. तो भाई 3 तरह के एडल्टहुड होते हैं। पहला होता है अर्ली एडल्टहुड। अर्ली एडल्टहुड कब शुरू होता है, जब आप 20 से 30 साल की उम्र के बीच में हो जाओगे तब, ठीक है। तो लेट्स डिफाइन फर्स्ट व्हाट इज एडल्ट। सो एडल्ट्स क्या होते हैं, जनरली वो इंडिविजुअल होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेच्योर होते हैं, अपने आप को खुद संभालने की पावर रखते हैं, अपने आप को वेल इंटीग्रेट कर चुके थे सोसाइटी में, उन्हें पता होता है कि हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी। सो दीज आर सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स, एंड बेस्ड ऑन दीज करेक्टरिस्टिक्स वी हैव गिवन द डेफिनेशन। अब टाइमिंग की बात करें तो कुछ क्या होता है जल्दी एडल्टहुड में चले जाते हैं, खाना खा ले। ओके, व्हाट आर एडल्ट? बेसिकली एडल्ट क्या होते हैं, जनरली वो इंडिविजुअल होते हैं जो हमारी सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबल है, एंड बेस्ड ऑन द करेक्टरिस्टिक्स वी हैव गिवन द डेफिनेशन ऑफ एडल्ट। ओके, इज इट क्लियर? टाइम वेरिएबल वेरिएशन क्या होती है, इसको थोड़ा समझो, दैट देयर इज अ वाइड वेरिएशन इन व्हेन पीपल डेवलप दीज एट्रीब्यूट एंड एज्यूम द एडल्ट रोल। एक वेरिएशन देखने को मिलती है कि बच्चा इंसान मतलब एक एडोलेसेंस का मेच्योर होकर एक एडल्ट रोल में चला जाता है। कुछ लोग 90s में चले जाते हैं, कुछ को थोड़ा टाइम लगता है, 24 तक वो एडल्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो वेरिएशन है, एक परफेक्ट एज नहीं है कि हम कहेंगे इस पर्टिकुलर एज पे एक एडोलेसेंस एक एडल्ट बनता है, नो। When you will become responsible, when you will understand, when you will able to balance your peers and your parents, when you're able to interact with maturation, when you will interact with responsibility in your society, at that time you will be called mature, when you will start showing these characteristics। अब characteristics आपको पता चलेगी, then you will know कि हाँ mature हो चुके हैं। हमें लगता है ना 11th क्लास में कि अब तो हम एडल्ट हो चुके हैं, कुछ भी करेंगे, बट who will determine that? The characteristics will determine। For instance, some individual take up job during college, ठीक है, while the other remain financially dependent on their parents। So ये क्या, these are the two things जो हमें identify करने में मदद करती है। If the person is with maturity, he is able to handle the stuff, he is able to earn, he has the ideas to implement, he has the courage कि अपने आप को मतलब ट्रस्ट कर रहा है कि वो अर्न कर सकता है, राइट, अपने खुद को वो सपोर्ट कर सकते, दैट पर्सन इज कॉल्ड टू बी मेच्योर एंड एडल्ट। इफ द पर्सन इज नॉट इन इन द जोन ऑफ डूइंग दीज थिंग्स,
कि वो अपने आप को, अपनी खुद की ज़िंदगी को ही कांट अफोर्ड, अपने खुद के खर्चे, अपने खुद को मतलब वो नहीं कर पा रहा, तो द पर्सन बेसिकली वो डेफिनेशन में नहीं आता। नाउ सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, द टाइमिंग ऑफ मेच्योर लाइफ इवेंट, जैसे कि मैरिज, जॉब, हैविंग चिल्ड्रन, ये क्या, तो एडल्टहुड से एसोसिएटेड होता है। सो व्हेन द पर्सन इज रेडी टू हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैरिज, जॉब, ठीक है, ये सब चीज़ें, तो द पर्सन इज सोशली, मतलब उसको सोशली उस टाइम पे बोला जाता है कि नाउ द पर्सन इज एडल्ट, ठीक है। तो सोशली एडल्ट कब बनेगा या कब कैसे बनेगा, तो दिस इज दिस। लेट्स मूव अहेड एंड टॉक्स अबाउट द अर्ली एडल्टहुड। जो 20, जब बच्चा जब 20 साल का होता है तो जनरली सोसाइटी में माना जाता है ना, नाउ द पर्सन इज मूविंग टूवर्ड एडल्ट फेज, द नोवाइज फेज ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट, विद द इंडिविजुअल फेज टू प्राइमरीली डेवलपमेंट टास्क होते हैं उनके, दे आर टू प्राइमरीली डेवलपमेंट टास्क। सो फर्स्ट उनका टास्क क्या होता है कि एक्सप्लोर करते हैं कि हमें डिपेंड, हमें मतलब अपने ऊपर, अपनी खुद की लाइफ को कैसे सपोर्ट करना है, हमें स्टेबल लाइफ कैसे चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट फीचर, वो खुद के बारे में सोचने लगते हैं, दैट हाउ वी कैन फाइनेंस आवर ओन एक्सपेंडिचर। और दूसरी चीज़ होती है कि वो पॉसिबिलिटी ढूंढने लगते हैं कि अब अपनी खुद की एडल्ट लिविंग कैसे जी सकते हैं, हाउ वी कैन टेक आवर ओन डिसीजन, राइट। तो पहला वी विल टॉक अबाउट करियर। This period marks a gradual transition from dependence to independence, often shaped by the vision of career and marriage they want. इस पीरियड में जो एडोलेसेंट, जब एडल्टहुड में जाते हैं, तो एक ट्रांजिशन पीरियड है जहाँ पे हम डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट। हम अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, तो दीज आर द टू थिंग्स दैट वी आर थिंकिंग। इसके अलावा वर्क प्लेस चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कि हमें अच्छी ज़िंदगी चाहिए, अच्छा वर्क चाहिए, राइट। हम डिसीज़न लेते हैं कि हमें अभी एम्प्लॉय हो जाना चाहिए या अनएम्प्लॉय रह के प्रिपरेशन करनी चाहिए, हमें मतलब कैसे अर्निंग करनी चाहिए, कौन से कैरियर में हमें ज़्यादा फ़ायदा है, वी थिंक अबाउट फ्यूचर, राइट। हम वर्क लाइफ चैलेंजेस के अंदर आते हैं, जहाँ पे अगर हमसे काम हम नहीं पूरा कर पाते तो हम हमारा खुद पे प्रेशर होता है कि वाई मैंने, क्यों मैंने काम अच्छे से नहीं किया। We try to bring up perfection in each and everything we do. अब दूसरी चीज़ क्या होती है, मैरिज, पेरेंटहुड, फैमिली एडजस्टमेंट। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। क्या होता है कि मैरिज एडजस्टमेंट, कुछ लोगों की 20 से 30 साल में मैक्सिमम लोगों की शादी हो जाती है, जब उनको उनके पार्टनर के साथ एडजस्ट करना होता है, कोप करना होता है, अपनी लाइफ की चॉइसेस, टेस्ट, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको शेयर करना होता है। तो अगर दोनों पार्टनर वर्क करते हैं तो क्या होगा, the adjustment that young adults have to make when entering a marriage relates to knowing the other person if not known earlier। तो पहला क्या होता है, उसको उसके पार्टनर को जानना होता है जिसको वो नहीं जानता होता पहले। फिर सेकंड होता है उसको कोप करना होता है, उसके लाइक्स, डिसलाइक, टेस्ट और चॉइसेस के साथ एडजस्ट करना होता है। एंड इफ बोथ पार्टनर्स आर वर्किंग, अगर दोनों काम कर रहे हैं तो चीज़ क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, क्योंकि अर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। फिर इनका थोड़ा पेरेंटहुड का स्ट्रेसर आता है, मतलब व्हेन दे बिकम पेरेंट, ठीक है। अब ये नहीं है कि यंग एडल्टहुड सिर्फ 30 तक ही चल रहा है, 30 का मतलब मेनली 35 ईयर्स तक की एज तक चलता है। तो नाउ द पेरेंट्स, उनका थोड़ा स्ट्रेस है, ठीक है, एक ट्रांजिशन आता है, एंड नाउ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल कम अप ऑन देयर हेड जब व्हेन दे विल हैव चिल्ड्रन। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, जब बच्चा का इन्फेंसी का पीरियड चल रहा होता है, जब उसकी अटैचमेंट बिल्ड होनी होती है, तो मोस्ट ऑफ दी पेरेंट्स आर जगलिंग इन देयर ओन लाइफ, उनको खुद ही नहीं पता होता हम क्या करें, कैसे करें, है ना। तो फिर क्या होता है, इसकी वजह से अटैचमेंट प्रॉब्लम हो जाती है। तो दिस थिंग नीड टू बी अंडरस्टैंड बाय पेरेंट्स। नाउ इवॉल्विंग फैमिली स्ट्रक्चर अलग अलग तरह के होते हैं, या तो सिंगल पेरेंट्स बन सकते हैं, राइट, डिवोर्स हो जाता है इस कभी कभी तो, और सिंगल पेरेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। ड्यूअल इनकम फैमिलीज होती है, मतलब पति और पत्नी दोनों कमा रहे हैं, ठीक है, दोनों एडल्ट कमा रहे हैं, वर्किंग कपल्स हैं, स्ट्रेसर्स कम होते हैं, ठीक है, दोनों मैनेज कर सकते हैं वर्क को। या फिर जनरेशनल केयर, मतलब अपने मतलब पेरेंट्स का की हेल्प लेके दे कैन बॉट अप द किड्स। So these are some things or challenges related to the early adulthood or the young adulthood. Let's move towards the middle adulthood. Middle adulthood के अंदर मेनली आपके इस टाइम पे आपके पेरेंट्स है उस adulthood में, ठीक है। जब हम 11th-12th क्लास से कॉलेज करते हैं ना, तो उस टाइम तक हमारे पेरेंट्स इस एज ग्रुप में होते हैं, एंड इस टाइम पे उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो शायद हमें नहीं पता होती। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट।
पहला होता है फिजिकल डिटीरियोरेशन। दैट मीन क्या होता है कि उनकी बॉडी में चेंज आ रहे होते हैं, अब उनकी बॉडी डिक्लाइन की तरफ मूव कर रही है। दे विल नॉट एबल टू डू द वर्क जो वो पहले आसानी से कर लेते जब हम किड्स थे। और शायद हम अपनी ट्रांजिशन में अपने पेरेंट्स को देखना भूल जाते हैं, हम समझना भूल जाते हैं उनको, राइट, कि उनकी बॉडी डिसफंक्शन भी कर सकती है, ठीक है, और वो उस चीज़ से जगल कर रहे हैं जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही है, राइट। वो कॉस्मेटिक्स का यूज़ करेंगे, उनके बाल कम होंगे, कलर्स का यूज़ करेंगे। दे विल आस्क यू ना द थिंग्स जो आपको लगे कि नहीं नहीं आप ऐसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, बट फॉर देम दिस इज़ अ मेजर थिंग। उनके फेस पे रिंकल आएंगे, बाल उनके ग्रे होने लग जाएंगे, राइट। फिजिकल चेंज की वजह से दे विल फेस प्रॉब्लम, ठीक है, बट फिर भी वो अपने अपने आप को कोप करेंगे, वो आपकी तरफ ध्यान देंगे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो द इंडिविजुअल में क्या होता है, ये रेट है ना वेरी करता है डिक्लाइन होने का, बेस्ड ऑन हाउ एक्टिव योर पेरेंट्स आर। इफ़ योर पेरेंट्स डू एक्सरसाइज जो कि उनको करनी चाहिए इस टाइम पे, एंड यू शुड ऑल्सो गो ऑन ए वॉक जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है इस टाइम पे। यू शुड स्पेंड टाइम विद योर पेरेंट्स ना। पेरेंट्स का क्या होता है, विजन डिक्लाइन होने लगता है, उन्हें धुंधला दिखाई देने लगता है, दे नीड ग्लास, ठीक है। सेंसिटिविटी हो जाती है उनकी अपने खुद के लिए, सुनने की क्षमता जो होती है कम हो जाती है, फिजिकल अपीयरेंस चेंज होने लग हो जाता है, एंड दैट टाइम दे ऑल्सो नीड अ पर्सनल अ सिक्योर अटैचमेंट विद यू, कि आप उन्हें कंसोल कर सको, क्योंकि उनके पेरेंट्स अब इस टाइम तक मोस्ट जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो दुनिया से जा चुके होते हैं, एंड यू आर द ओनली वन फॉर हुम दे आर डूइंग। मेमोरी उनका कम होने लगती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में उनके दिक्कत होने लग जाती है। अर्लियर जब आप छोटे थे, आपको बहुत चीज़ें ऐसे होते थे कि आपको फट से एक्सप्लेन कर देते थे, बट नाउ दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन यू। वाई? क्योंकि उनके खुद के हाथ में नहीं है। नाउ दे कांट एक्सप्लेन यू क्योंकि उनकी मेमोरी उनका साथ नहीं दे रही है, एंड एट दैट टाइम वी शुड सपोर्ट देम, राइट। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, वी शुड टेल देम कि ऐसा है वैसा है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, उनको फ़ोन नंबर भी याद नहीं रहता, राइट। तो अभी क्या है कि उनको योगा कराना चाहिए इस एज में, योगा इज़ बेस्ट फॉर योर पेरेंट्स। फिर विजडम की बात करें तो दे हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस पीरियड ऑफ टाइम, लॉट ऑफ विजडम, ठीक है। तो विद द इम्प्रूव एज जो उनकी इंटेलिजेंस होती है ना वो बढ़ती है, ठीक है, लेकिन मेमोरी कम हो जाती है, अब उन्हें याद कम नहीं रहता, बट विजडम उनकी बढ़ेगी। देखो, विजडम इज हाउ यू इंटेलिजेंटली यू डील विद द सिचुएशन, एंड दे हैव एक्सपीरियंस फॉर दैट दे डिजर्व एडवांटेज। और आपको मतलब इन चीज़ों को समझना चाहिए, बिकॉज इट इज़ इंक्रीजिंग, इट हैज़ ऑलरेडी इंक्रीज। नाउ लास्ट एज होती है ओल्ड एज। ओल्ड एज होती है नाउ द चिल्ड्रंस आर सेटल, ठीक है। पेरेंट्स 50s क्रॉस कर चुके हैं, 60s 70s की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। नाउ दे एक्सपेक्ट दे ग्रैंड चिल्ड्रन, वो ग्रैंड चिल्ड्रन को देख के क्या करते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देर आर टू थिंग्स जो पेरेंट्स की लाइफ में जा रही होती है। एक होता है डिस्पेयर। डिस्पेयर इज बेसिकली जब दे डोंट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर लाइफ, एंड जब वो पीछे देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत गलत चीज़ करी है, तो वो बुरा फील करते हैं। एंड जब कुछ उनको अच्छी चीज़ अपने बारे में याद होती है तो बता के बैठ के बताने लगते हैं। तो एट दिस टाइम वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को अपनी स्टोरीज बता रहे होते हैं, ठीक है। उनके साथ मतलब टाइम स्पेंड करते हैं हैप्पीली, वो उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, राइट। एंड एट दिस टाइम यू आर इन द यंग एडल्टहुड से आपका मिडिल एडल्टहुड में ट्रांजिशन हो रहा होगा इस टाइम पे। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट एज जो आपको यहाँ पे पढ़नी चाहिए अबाउट एडल्टहुड, अपने पेरेंट्स के बारे में, एंड अबाउट योर फ्यूचर ग्रोथ ऑल्सो, एंड हाउ यू कैन डील विद इट। दिस चैप्टर इज़ वेरी हेल्पफुल इन दैट एक्सपेक्ट। अब थोड़ा सा ना ओल्ड एज के बारे में कुछ और चीज़ें समझेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंजिंग परसेप्शन एंड सक्सेसफुल एजिंग हो रही है, ठीक है। लाइक 70s की तरफ बढ़ रहा है, और हमारे इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 70, मतलब कोई 70+10 जी लेता है 80 ईयर्स तक, कोई कम जीता है 60 ईयर्स तक, राइट। तो ये चीज़ भी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। तो एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। सो इन दिस ओल्ड एज जो कैपेसिटी होती है वो धुंधली पड़ रही होती है। इंडिविजुअल जो होता है वो उसके पास बहुत कम टाइम होता है, वो एक्टिव और अपनी लाइफ को मतलब जीना चाहता है जैसे वो पहले ही जीता था, राइट। तो अब क्या होता है, वो एक्टिव एल्डर बनना चाहते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ की प्रायोरिटी को चेंज करते हैं, अपने वर्क को डोमिनेट करते हैं अर्ली एडल्टहुड में, फिर मिडिल में वो फैमिली को करते हैं, पर इस लास्ट स्टेज में दे वांट टू कंट्रीब्यूट इन देयर हेल्थ, अपनी हेल्थ को अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो।
उनकी लाइफ के अंदर क्या होती है कि सक्सेसफुल एजिंग के कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जैसे कि उनके एक्सपीरियंस जो उनकी लाइफ में थे वो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। उनकी लाइफ कैसे गई वो उनको याद करके खुश होते हैं, दुखी होते हैं, ठीक है। अब नाउ द मेजर चैलेंजेस क्या होते हैं, एक तो होता है रिटायरमेंट के तरफ एटीट्यूड, जॉब छूट रही होती है, दे मूविंग टूवर्ड रिटायरमेंट, लोएस्ट सेल्फ एस्टीम हो जाती है, अपनी लाइफ से सेटिस्फैक्शन नहीं होती है, ठीक है। कुछ लोगों को होती है, कुछ को नहीं होती। वाइल अचीवमेंट ओरिएंटेड इंडिविजुअल होंगे तो वो क्या करेंगे, वो न्यू एक्सपीरियंस की तरफ निकल पड़ते हैं। जब भी कुछ अपनी मतलब पुरानी उसको याद करते हैं कि यार ये सब चला जाएगा। तो व्हाट वी शुड डू एज एन एडल्ट, दैट वी शुड हेल्प आवर ग्रैंड पेरेंट्स इफ दे आर कमिंग टूवर्ड एन रिटायरमेंट एज। तो वी शुड हेल्प देम कि उनको फ्यूचर व्यू देना चाहिए। फैमिली रोल शिफ्ट होता है, ठीक है, लोनली हो जाते हैं क्योंकि जो ओल्डर एडल्ट होते हैं जब वो ग्रैंड पेरेंट्स बन जाते हैं, राइट, इन एज इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन मूव आउट टू बिल्ड देयर ओन लाइफ, द एल्डरली मे फील लोनलीनेस एंड फाइनेंशियली डिपेंडेंसी विच ट्रिगर द होपलेसनेस एंड डिप्रेशन। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जब बड़े होते हैं वो घर छोड़ के चले जाते हैं काम की वजह से। उस टाइम पे पेरेंट्स अकेले रह जाते हैं, अकेले होते हैं, फाइनेंशियली वो डिपेंडेंट होते हैं अपने बच्चों पे, होपलेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। बच्चे अपनी ज़िंदगी में बिजी होते हैं, अपने खुद के बच्चों के साथ बिजी होते हैं। सो इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी ट्रिगर ऑफ हो जाती है फीलिंग, वो उम्मीद की किरण उनकी ज़िंदगी से चली जाती है, राइट। सिक्योरिटी एंड डिपेंडेंसी, बहुत ज़्यादा फिजिकल हेल्थ के लिए अपने बच्चों पर डिपेंडेंट होते हैं पर बोल नहीं पाते। एनर्जी जो होती है वो उनकी बहुत कम हो जाती है इस टाइम पे, राइट। तो फाइनेंशियल एसेट की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि अब उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है, सो दे नीड फाइनेंशियल हेल्प, है ना। और कभी कभी क्या होता है व्हेन द चिल्ड्रंस आर नॉट सपोर्टिंग, सो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कल्चरली डायनेमिक, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडियन एंड ओरिएंटल कल्चर डीपली फेवर्स इंटरजनरेशनल डिपेंडेंसी। पेरेंट्स ऑफन रेज चिल्ड्रंस विद द एक्सप्लिसिट होप ऑफ बीइंग केयर्ड फॉर देयर ओल्ड एज। तो बच्चे, पेरेंट्स क्या करते हैं हमारी इंडियन सोसाइटी में, ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों को रियर करते हैं इस होप में कि उनकी भी केयर हो जाएगी, ठीक है। तो वो अपने मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, उनकी केयर पे। फिर एक होता है अब ये डेथ की तरफ जा रहे हैं तो पर्सपेक्टिव ऑफ डेथ इनके सामने होता है, ठीक है। अभी नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ ऑकरेंस दैट दो डेथ हैपन्स एट एनी एज, डेथ किसी भी एज में हो सकती है, अर्ली डेथ भी हो सकती है, यंग भी होती है, ठीक है, जो ट्रेजिडिक मानी जाती है। बट टिपिकली ये क्या होती है, लेट एडल्ट के बाद डेथ होती है, यूजुअली द रिजल्ट ऑफ क्रॉनिक डिजीज। एक लंबी बीमारी हो जाती है इस एज में जो धीरे धीरे क्या करती है, बॉडी को डिग्रेड कर देती है। एंड द डेथ स्पेशली ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट आर ऑफन परसीव एज ट्रैजिक, वेयर एज दोज ऑफ एडल्ट जो होती है वो बिकॉज ऑफ द हेल्थ इशू इट हैपन्स। उनके जीवन साथी क्या होते हैं, कभी कभी वो जल्दी चले जाते हैं, तो लॉस ऑफ स्पाउस इज देयर, डेथ हो जाती है पार्टनर की, और ये वन ऑफ द लाइफ मोस्ट सीवियर लॉस मानते हैं इस चीज़ को ये अपना। इसके बाद ये इंटेंसिव ग्रीफ में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिजिकल हेल्थ इनकी और ज़्यादा ख़राब होने लगती है, इनको वॉक करने का मन नहीं करता, अपनी हेल्थ को देखने का मन नहीं करता। विडोज़ इनसिग्निफिकेंटली जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है विडोअर्स से, ठीक है। तो ये थोड़ा एवरेज नंबर है, बिकॉज हमारे उसमें क्या है कि औरतें ज़्यादा लंबा जीती हैं आदमी से, ये हर उसमें ये साइकोलॉजिकली वैसे भी प्रूवन है, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए हमें ना वीडियो ज़्यादा देखने को मिलती है सोसाइटी में। कभी आप देखोगे ना तो यू विल सी कि जो ओल्ड लेडी है जिनके हस्बैंड नहीं है वो ज़्यादा है, आउट नंबर कर रखे हैं उन्होंने। नाउ कल्चरल वेरिएशन ऑन डेथ, द डिफरेंट सोसाइटी अटैच डिफरेंट मीनिंग टू डेथ। वैसे तो इस एज में है ना थोड़ा उनको गाइडेंस चाहिए होती है, उनको हेल्प चाहिए होती है, उनको ये बताना होता है कि लाइफ बहुत अच्छा गई है, ठीक है। रिलीजियसली वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हर सोसाइटी में अलग अलग मीनिंग है। अब एक गॉन्ड कल्चर है जो इंडिया में, उसमें बोलते हैं कि डेथ जो है ना वो सुपर नेचुरल फोर्स करती है, जैसे मैजिक और डीमन अगर पहले हो जाते हैं। और फिर ये तनाला कल्चर है मदागास्कर का, कि ये भी एट्रीब्यूट करते हैं कि एक नेचुरल फोर्स है, ये होनी ही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एडल्टहुड, एक ऐसा पर्सपेक्टिव जिसके ऊपर शायद हम ध्यान नहीं देते, ठीक है, अपने फ्यूचर के बारे में। क्योंकि इवेंचुअली वी ऑल्सो हैव टू ग्रो एंड वी ऑल्सो हैव टू बिकम एडल्ट। हम भी मिडल एज में जाएंगे व्हेन वी विल हैव अभी हमारी हेल्थ काफ़ी अच्छी है, बट हम एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी हेल्थ डिक्रीज हो रही होगी, दे विल स्ट्रगल बिटवीन आवर चिल्ड्रन एंड बिटवीन आवर हेल्थ, उस चीज़ को मैनेज करना, स्ट्रेसर्स आएंगे। एट दैट एज एट दैट एज ऑल्सो साइकोलॉजिकल थेरेपी और अ पर्सन टू टॉक इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एंड दैट्स वाई जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, दे हैव अ मेजर रोल टू गाइड द सोसाइटी।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट. आई होप यू लाइक दिस चैप्टर. की टर्म्स आप यहाँ से पढ़ लेना, थोड़ा इनको ना याद करना. ये सब चीज़ें हमने पढ़ी है, सारे कीवर्ड्स हमने अभी पढ़े हैं. ठीक है. Thank you so much, and do comment and share this video with your friends, family. And if you like this video, do comment below it, क्योंकि comment से I will get motivation. And अगर आपको notes चाहिए, जैसे मैं email ID, ठीक है, I can provide you the handwritten notes. 50 रुपीज़ होंगे हर चैप्टर का. एंड आई विल प्रोवाइड यू. बट मेन आपको क्या करना है, आपको ये सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल, और स्क्रीनशॉट आपको उस पर भेजना है. ओके, दिस इज़ ऑल. हैव ए नाइस डे. बाय.